हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे आरसी सीरीज सर्किट के बारे में। तो सिंपली आपने इससे पहले देखा जो है कि आपकी जब आरएल सर्किट थी तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था डियर स्टूडेंट। उसको जो है कि आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। तो जो I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई था तो वहाँ पर माइनस होगा, ये मिस्टेक हुई है। ओके, तो जब आपकी किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जुड़ जाते हैं सीरीज में और उस सर्किट को हम एसी से जोड़ देते हैं तो वो आपकी सर्किट आरसी सीरीज सर्किट हो जाती है। ओके, तो सिंपली हमने एक यहाँ पर रजिस्टर लिया है, एक कैपेसिटर लिया है, इसको सीरीज में जोड़कर किसी जो है कि अप्लाइड वोल्टेज एसी से हमने इसको जोड़ दिया है। ओके, तो जो आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होगा। ओके, और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि जब भी आप किसी सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो जो आपका पावर फैक्टर वो लीडिंग नेचर का होता है। इसका मतलब आपकी जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लीड कर जाती है। लेकिन आपका जब रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में जुड़ते हैं तो जो आपका पावर फैक्टर है वो आपका लीडिंग नेचर का होता है, लेकिन वो आपका 90 डिग्री नहीं लीड करता, उससे कुछ कम एंगल पे ही लीड करता है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी जैसे हमारा फैन है उसमें जो है कि कैपेसिटर का यूज करते हैं किसके लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब जो आपका पावर का फैक्टर है, जैसे आपका वोल्टेज है, और जब भी आप पंखा की बात कर रहे हैं तो मतलब आपकी कॉइल होगी। ठीक है, कॉइल में क्या होता है, जब कॉइल का मतलब इंडक्टर का मतलब आपके पास कुछ वायर बाउंड किए गए हैं। इंडक्टर के केस में क्या होता है, आपका वोल्टेज लीड करता है करंट से, मतलब करंट आपका लैगिंग नेचर का होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब आपका वोल्टेज और करंट को एक ही फेज में लाने के लिए हम जो है कि पावर फैक्टर को कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो है कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके और जो हमारी पावर का कंजप्शन है वो मिनिमम हो सके। ओके सॉरी, अब देखिए हमारे पास एक रजिस्टर कैपेसिटर इनको सीरीज में जोड़ दिया हमने जो कि, तब देखा तो हमारी करंट और वोल्टेज की इक्वेशन ये मिल रही है। रेजिस्टेंस आपका आर है जिसको हम ओम में जो है कि मेजर करते हैं, और एक्सएल इक्वल टू आपका होता है 1/ओमेगा सी, इसको हमने जो कि पहले ही बता चुके हैं। तो इसकी भी यूनिट होती है ओमेगा, और जेड की भी यूनिट जो इम्पीडेंस होता है उसकी भी यूनिट होती है ओमेगा। ओके, तो अब जो है कि यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो जो आपका रजिस्टर है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वी आर, तो वी आर इक्वल टू आई आर, आई इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज, और आपका वी सी मिलेगा आई इंटू एक्स सी, मतलब इसके क्रॉस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपका है एक्स सी, और इसमें जो बहने वाली करंट है वो आपकी आई है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, वी सी, जो आपका कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको मिलेगा कितना, आई इंटू एक्स सी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो कितना है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज हम कहेंगे V इक्वल टू, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू कितना, वी आर प्लस वी सी। तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना, वी आर की वैल्यू आई इंटू आर का होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज, मतलब टोटल वोल्टेज आपका हो गया ये। ठीक, अगर हम क्या कर दें, इसी वोल्टेज से अगर हमसे पूछ लिया कि इसका एम्पीडेंस कितना होगा, तो एम्पीडेंस इक्वल टू आप कहेंगे क्या, वी इक्वल टू आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो आई इसके डिवाइड में जब जाएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, v डिवाइड बाई आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो आप इसको कहेंगे कितना, जेड, ये आपका है इम्पीडेंस आपको मिलेगा जेड इक्वल टू क्या, v बाई आई। आपसे पूछा जाएगा आगे कि जो टोटल करंट है, अभी नेक्स्ट आपका स्टेप में आएगा, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक, ये आपको मिल गया इम्पीडेंस। ओके,
तो सारी चीज़ें आप जो है कि साथ साथ नोट करते रहिएगा। कुछ चीज़ों को हम जो है कि इरेज कर देते हैं। तो आपसे पूछेगा कि अगर आपकी टोटल करंट, क्या पूछेगा, टोटल करंट I इक्वल टू भी कौन सा, ये टोटल वोल्टेज अपान इम्पीडेंस आपका कितना है, Z। तो आपको मिल जाएगा कितना, V/Z टोटल करंट। ओके, और अब जो है कि हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, सॉरी फेजर डायग्राम की। ये आपका है सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये आपका है सर्किट डायग्राम और ये आपका है फेजर डायग्राम, ठीक है, ये आपका है फेजर डायग्राम, ठीक। तो जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपका है वोल्टेज, जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहा है ये रेजिस्टिव सर्किट की वजह से और ये आपके कैपेसिटिव सर्किट की वजह से। तो जब हम यहाँ से चलेंगे, ठीक, तो जब इसके पास पहुँचेंगे तो तब हम देखेंगे हमने यहाँ पे क्या किया है, मान लेते हैं कि जो हमारा करंट है, इसमें से जो करंट पास हो रही है वो, उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। आप वोल्टेज VR जो ये है इसको आप रेफरेंस मान लीजिए, किसी को रेफरेंस मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हम देखते हैं कि जब हमारी रेजिस्टिव सर्किट आती है तो वोल्टेज ड्रॉप जो इसके क्रॉस मिलेगा, या किसी रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री या जो है कि लीड या लैग नहीं करती है, वो वोल्टेज और करंट आपका क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो आपका ये करंट की डायरेक्शन, ये आपका रेजिस्टिव सर्किट की वजह से वोल्टेज ड्रॉप सेम फेज में हो गए दोनों, ठीक। और अब जो है कि जब ये करंट, ये आपकी करंट आई है, तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो ये करंट इस वोल्टेज से, कौन से वोल्टेज के, VC आपका है कैपेसिटिव वोल्टेज, ओके, कैपेसिटिव वोल्टेज VC से क्या करेगी, 90 डिग्री लीड करेगी। ये आपका देखिए, ये आपका VC है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या कर रही है, लीड कर रही है। इसी को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका VC और ये आपका I, ठीक। तो आप यहाँ से कहेंगे कि आपकी जो करंट है वो 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है, ठीक। तो जब आप इसका रिजल्टेंट लेंगे तब आपको क्या मिलेगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, मतलब इस VR और आपके VC का रिजल्टेंट ही आपका क्या है, V इक्वल टू I इंटू Z और VC इक्वल टू I इंटू XL और VR इक्वल टू I इंटू R। ओके, सॉरी। तो I और V के बीच, मतलब इस वोल्टेज के क्रॉस और इस करंट के एक क्रॉस, अब पावर फैक्टर कितना हो गया, ठीक। जब आपकी सर्किट रेजिस्टिव थी तब तो सेम फेज में, जब आपका कैपेसिटर भी जुड़ गया तब आपका ये 90 डिग्री हो गया, और जब ये दोनों जुड़ गए तो उस कंडीशन में जो आपका V वोल्टेज है उसके साथ ये क्या होगी, 5 डिग्री पे होगी, ठीक है। 5 डिग्री वो भी क्या कर रही है, लीड कर रही है। देखिए हमने आपको बताया कि जब भी आप रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं तो आपका पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग नेचर का होगा। और जब आप रेफरेंस से आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। ओके, तो देखिए ये आपका होगा 5, तो ये आपका होगा 5। तो फेजर डायग्राम चाहे इससे देख लीजिए चाहे इससे देख लीजिए, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस जो है कि आपके समझने का तरीका आपको कौन सा इजी लगता है वो आप जो है कि प्रीफर कीजिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका पावर फेजर डायग्राम और ये आपका सर्किट डायग्राम, इम्पीडेंस, और इसके बाद आपका आता है cos फाई। तो cos फाई सिंपली वही तरीका जिस तरीके से आपने इंडक्टिव सर्किट में निकाला था, और जो है कि आपका साइन फाई
और आपका जो तीनों पावर आती हैं, आपकी एक्टिव पावर और आपकी रिएक्टिव पावर और आपकी अफरेंट पावर, ये तीनों पावर आप खुद ही निकालेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।